Assalamualaikum guys. Before we start with our syllabus, मैं जो है पहले लर्नर गाइड को डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, पढ़ने से पहले पढ़ने का तरीका आना ज़रूरी है। हमें कैम्ब्रिज ओ लेवल केमिस्ट्री 5070 का जब सिलेबस कंप्लीट करना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं तो वो उसको हम उस तरह से नहीं पोर्ट्रे कर पाते हैं, उस तरह से अपना आंसर नहीं लिख पाते जिस तरह से एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो हमें पहले अच्छी तरह ये बात पता करनी है कि एग्जामिनर आखिर हमसे चाहता क्या है, एग्जामिनर किस तरह से चाहता है कि हम लोग तैयारी करें और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या डिमांड्स हैं कि हम आंसर्स किस तरह से लिख कर आए। तो ये चीज़ स्टडी करने के लिए पहले लर्नर गाइड को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये लर्नर गाइड स्टार्ट में इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि इसको आप माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन करो थ्रू आउट द सेशन। अच्छा, ये अभी जो आप सारी चीज़ें मैं बता दूंगा वो ऑब्वियसली 1 महीने बाद 2 महीने बाद भूल जाओगे। तो ये जो वीडियो होगा वो एक रिमाइंडर होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगी, तो आप लोगों ने इसको बार बार देखना है और ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको इसके साथ सेंड करूंगा, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेना है। छोटा सा डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको समराइज किया हुआ है लर्नर गाइड को, हार्डली 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। आप लोगों ने इसको टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहना है। ओके, अच्छा पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न देख लेते हैं, पेपर में है क्या क्या। इन ऑल साइंस पेपर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 पेपर होते हैं। केमिस्ट्री की बात करें 5070, वी हैव 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। देयर इज नो पेपर 3। पेपर 3 इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल पेपर और ओ लेवल में हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे होते, इसलिए उसका ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल हम लोगों को दे दिया गया है, विच इज पेपर 4। अच्छा, पेपर 1 में क्या है, वी हैव 40 एमसीक्यूज, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इसके, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 आवर, 1 घंटे का है। 1 घंटे का ड्यूरेशन का मतलब ये है यू हैव 40 एमसीक्यूज इन 60 मिनट्स, जो कि बहुत इजीली हो जाते हैं। कुछ एमसीक्यूज पे ज़्यादा टाइम लगता है, 1 मिनट भी लगता है, 2 मिनट भी लगता है, लेकिन साथ में बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें हार्डली यू टेक 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स। तो टाइम इनफ है फॉर पेपर 1, हो जाता है इसमें 1 आवर में। बस आपने प्रैक्टिस करके जाना है पास पेपर के एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, 40 मार्क्स का ये पेपर है। अच्छा, साथ में जो मैंने वेटेज लिखा हुआ है, वेटेज ये होता है कि किस पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसका जो मार्क है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब ये 3 पेपर जो आपके हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। अगर आप पेपर 2 को देखें, पेपर 2 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, विच इज थ्योरी क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको थ्योरेटिकल आंसर देना होता है। 1.5 घंटे का है, इसके 2 सेक्शन है और इसकी वेटेज देखो 52% है। इट मीन्स कि दिस पेपर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब इसमें जब आप सही आंसर लिखोगे तो आपके ग्रेड के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और इसमें आप अगर गलती करोगे तो आपकी ग्रेड अच्छा आने के चांसेस कम हो जाएंगे। इट मीन्स पेपर 2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। इसकी प्रिपरेशन तो हमें बहुत अच्छे से करके जानी है। Then on the second priority we have paper 1, which has a weightage of 27%. Then we have paper 4, 21%. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वेटेज कम है तो ये लेस इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, मार्क्स के हिसाब से देखें कि अगर इसमें गलती करोगे तो आपके ग्रेड पे कम अफेक्ट आएगा, बट प्रिपरेशन ऑब्वियसली सबकी करनी है और सबकी अच्छे से करनी है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो पेपर 2 आपका सबसे अच्छा होना चाहिए, पेपर 2 फ्लॉलेस होना चाहिए। ठीक है, देन पेपर 1 एंड देन पेपर 4 होने तो सारे ही अच्छे चाहिए, बट considering the fact that paper 2 has the highest weightage, it means during your preparation पेपर 2 को आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और उसकी सारी टेक्निक सीखनी है जो कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, पेपर 2 में हमारे पास ड्यूरेशन है 1.5 आवर, 1.5 घंटे का ये पेपर है। इसके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए है 45 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स। सेक्शन ए में क्वेश्चन जो है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि टोटल 5 क्वेश्चन होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, वेरी कर सकता है, लेकिन टोटल मार्क्स उनके 45 बन रहे होंगे। सेक्शन बी हैज
4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स और टोटल 3 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स बन जाएंगे। तो इस तरह से जो पेपर 2 है उसके हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाते हैं 75। देन पेपर 4 ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, इसकी नॉलेज कहाँ से आएगी? लेबोरेटरी में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि आप जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पढ़ रहे होगे उसी में ही आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी। कुछ अपैरेटस हैं जो आप जाके लेबोरेटरी से देख सकते हो, नहीं तो आप उनकी पिक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, इन केस अगर आपको लेबोरेटरी जाने का चांस नहीं मिलता या आपके स्कूल में या ड्यू टू दिस रिसेंट कंडीशन, अगर लॉकडाउन की कंडीशन खुदा ना खास्ता ऐसी लंबी रहती है, बट यू कैन सी द पिक्चर्स, और जो आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हो वही आपका पेपर 4 है। उसका क्वेश्चंस का स्टाइल जो है वो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारे पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो यू विल नो हाउ टू डू पेपर 4 एज वेल। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देयर आर फ्यू जनरल एडवाइसेस, किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है आगे। ठीक है, पहली एडवाइस जो हमारे पास लिखी हुई है, रीड द क्वेश्चन सो दैट यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर यू स्टार्ट टू आंसर। ठीक है, पहला क्या है कि आपने हमेशा, ऑब्वियसली ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि जब तक क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फौरन आंसर देने नहीं चले जाना। माय एडवाइस फॉर यू इज दैट कि आप लोगों ने हमेशा पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ लो, फिर उसको आंसर करो। अगर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं तो ऐसा नहीं कि आपने पहला पार्ट पढ़ा उसको आंसर कर दिया, दूसरा भी पढ़ लो, तीसरा भी पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। अक्सर ये होता है कि जो पार्ट 1 होता है वो सिंपल डेफिनेशन होती है, तो आपको जाहिर है वो फौरन लिख देते हो, बट अगेन इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो उसको कि किस बारे में है क्वेश्चन, एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर। अभी ये चीज इतनी क्लियर नहीं होगी कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन जब पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पे जाओगे तो फिर आपको बात समझ आती जाएगी कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया जाए तो बेटर है। ठीक है, राइट टू द पॉइंट, बीइंग स्पेसिफिक नॉट वेग। ठीक है, टू द पॉइंट बात करो, वेग अनक्लियर बातें नहीं करनी है, जो आता है जो सही है वो लिख दो। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसको ज्यादा नहीं घुमाओ, किसी चीज में डाउट है तो कुछ ज्यादा फालतू चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसका आपको कोई मार्क नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, टू द पॉइंट बात करो। अच्छा, अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि ये चीज टू द पॉइंट है? जब पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको बताया जाएगा, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है या कीवर्ड्स क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं तो आपने इसका आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, इस चीज को क्या एक्सप्लेन करना है या नहीं करना। ठीक है, वैसे O2 में आप लोग पाकिस्तान स्टडीज में ये सारी चीजें सीख के आ चुके होंगे, स्पेशली ज्योग्राफी में, कि कीवर्ड्स इन क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइंस के जो कीवर्ड्स हैं वो अलग है, उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी, उनको भी हम क्वेश्चन पास्ट पेपर प्रैक्टिस करते करते डिस्कस करेंगे हर कीवर्ड को कि इस कीवर्ड के लिए हमें अपना आंसर किस तरह से फ्रेम करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज टेक केयरफुल नोट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स देयर आर फॉर द क्वेश्चन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके क्वेश्चन में जितने मार्क्स हैं आपने उतने ही यूजुअली पॉइंट देने होते हैं। ठीक है, मार्क्स पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं डिफाइन एटम, ठीक है, अब डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स की। एटम की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते हैं, टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, राइट। अच्छा, अगर यही 2 मार्क्स की दे दी जाए तो एटम की डेफिनेशन आप क्या लिख रहे होगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यस, ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर ये डेफिनेशन आपको 1 मार्क की दी जाती है तो अगर आप इतना लिख दो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, दैट्स इट, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क की अगर ये डेफिनेशन दी जाती है तो व्हाट यू हैव टू राइट, दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे 1 मार्क मिलेगा, दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने क्वेश्चन के मार्क्स को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि आपने कितना लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपके पास 2 वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, 3 मार्क्स का है तो 3 होने चाहिए। ठीक है, फिर इन डेफिनेशंस को भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पास्ट पेपर के साथ डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन में जो आप साइंटिफिक वर्ड यूज कर रहे हो उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। लेट्स से यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो केमिकल लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ रिएक्शन लिख देते हैं तो उनका वो मार्क चला जाता है। ठीक है,
हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है, वन इज फिजिकल एंड अदर वन इज केमिकल। ठीक है, एटम की डेफिनेशन में हमारे पास केमिकल आता है, बिकॉज एटम टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन नॉट अ फिजिकल रिएक्शन, कि जब एटम रिएक्शन करता है तो केमिकली चेंज हो जाती हैं चीजें। ठीक है, ये चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता जब ये चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो उसके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। मूविंग ऑन, राइट टू द पॉइंट, ये बात हो गई है। रीड ओवर योर आंसर, हमेशा इट इज वेरी एडवाइजेबल कि आप आंसर लिखने के बाद उसको एक बार रिकॉल कर लें, दोबारा से पढ़ लें। ठीक है, कभी कभार आप क्वेश्चन कुछ और होता है, आप कुछ और लिख जाते हो, ह्यूमन एरर होते हैं। तो एक बार अगर उसको दोबारा क्वेश्चन लिखने के बाद फौरन से दोबारा पढ़ लोगे, फौरन से दोबारा पढ़ना, एक तो होता है कि आपने पूरा पेपर कर लिया देन यू आर रिकॉलिंग, वो एक अलग चीज है, बट एवरी आंसर यू राइट प्लीज गिव इट अ लुक कि आपने सही लिखा है चीजें, कोई चीज आपने गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो प्लीज एक बार रीड ओवर जरूर कर लिया करो आंसर लिखने के बाद, जस्ट यू राइट प्लीज रिकॉल। ठीक है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पेपर करने के बाद आप रिवाइज करो, नहीं, जो आप आंसर लिख रहे हो उसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि आंसर एक एक पेज के तो होते नहीं है, हार्डली 2-3 लाइन या मैक्सिमम 4 लाइन पे कोई चला गया तो चला गया, तो आपने उसको फौरन दोबारा से रिकॉल कर लेना है आंसर को। अच्छा, इन कैलकुलेशन ऑलवेज शो वर्किंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी कैलकुलेशन होती है आप कैलकुलेटर में कर लेते हो और लिखते नहीं हो, लिखो, उसके भी मार्क्स होते हैं। आपने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला अगर किसी कोई कैलकुलेशन ऐसी करो जिसमें कोई फॉर्मूला है, राइट द फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज भी डाल के दिखाओ और उसका आंसर भी लिखो। अक्सर जो है वो कैलकुलेशन के मार्क्स होते हैं और आंसर तो सही निकाल लेते हैं हम लोग, लेकिन कैलकुलेशन का मार्क जो है वो जो मेथड का मार्क है, जो एक स्टेप का एक मार्क होता है, वो हम लोग लूज कर जाते हैं। तो हमेशा वर्किंग दिखा दो। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि यार ये लिखेंगे तो टाइम ज़ाया होगा, बट वो टाइम इतना ज़ाया नहीं हो रहा होता, हार्डली कुछ सेकंड्स लग रहे होते हैं, लेकिन अगर उसका मार्क है, वैसे तो आप क्वेश्चन को देख के एनालाइज कर सकते हो कि क्या स्टेप मेथड का मार्क है या नहीं है, लेकिन साइंसेस के सब्जेक्ट में यूजुअली वो डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए एनालाइज करना कि किस स्टेप के कितने मार्क्स हैं, किस स्टेप का क्या मार्क है। तो आपने जो है वर्किंग दिखा देनी है जो आप भी कैलकुलेटर में कर रहे हो, तो या अपने दिमाग में जो वर्किंग कर रहे हो उस पर लिख देना कि इस फॉर्मूले में ये हमने ये डाला हुआ है। गिव यूनिट्स व्हेन नीडेड, यूजुअली जो आंसर्स होते हैं उनके पास क्वेश्चन के बाद एक स्पेस दी हुई होती है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम पे कैलकुलेट किया या मेजर किया है तो सेंटीमीटर क्यूब है वो लिखा हुआ होगा, यूजुअली ऐसा होता है। बस आपने यहाँ पे जो है वो करेक्ट वैल्यू लिखनी होती है, आपके पास यूनिट गिवन होता है। इन केस अगर किसी आंसर में ना हो तो इसका मतलब है कि यूनिट का मार्क होगा और आपने वो लिखना है यूनिट। तो हमेशा ये चीज़ रिकॉल रखना कि अगर यूनिट नहीं दिया हुआ किसी न्यूमेरिक वैल्यू का, कोई क्वांटिटी आपने निकाली है, बेशक वो कैलकुलेट करी हो, चाहे वो किसी अपैरेटस की पिक्चर से आपने मेजर या पढ़ी हो, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर यूनिट नहीं लिखा हुआ ऑलरेडी पेपर में तो आपने लिखना है। ठीक है, अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर एंड डेसिमल प्लेसेस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, इफ दिस वैल्यू इज रिटन 11.445 it is 5 significant figure and 3 decimal places. ठीक है, sometimes the question asks to give the answer to let's say 3 significant figure or 4 significant figure, तो आपने जब ख्याल रखना है एटीपी में अक्सर वो डेसिमल प्लेसेस का कहता है गिव योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस, तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस में क्या फर्क है। तो कभी मोस्टली वो क्वेश्चन में नहीं भी कह रहा होता कि गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर या फला फला सिग्निफिकेंट फिगर, तो उस केस में आप कितने डेसिमल प्लेस या कितने सिग्निफिकेंट फिगर दोगे, जो क्वेश्चन में आपके पास डाटा दिया हुआ है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल प्लेसेस उसने यूज करें आप उतने दे दोगे। बहरहाल इस पॉइंट को हम लोग क्वेश्चंस करते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त फिर डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल आइडिया है कि क्या क्या चीजें आप लोग गो थ्रू कर रहे होगे। जो जनरल एडवाइस है वो आपके लिए, फिलहाल इसको अगर मैं समराइज करूं कि आप जब भी अपना आंसर लिखोगे उसको रीचेक जरूर करोगे। ठीक है, और साथ साथ जब आप पढ़ते जाओगे कोर्स को तो आपने ये दोबारा से एडवाइसेस रिकॉल करनी है और फिर आपने उनको इम्प्लाई करना है अपनी प्रैक्टिस पे। अच्छा जी, देन पेपर 1 के लिए स्पेसिफिक एडवाइसेस क्या है फॉर एमसीक्यूज। देखो एमसीक्यूज में आपके पास 40 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, हद से ज्यादा रिपीटेशन कर रहे होते हैं कैम्ब्रिज वाले इसमें। 40 एमसीक्यूज में अगर आप अपने टीचर
के दिए हुए सारे एमसीक्यूज अच्छी तरह प्रैक्टिस करके चले जाते हो, समझ के चले जाते हो, तो देखो हमारे पास पास पेपर बैंक बहुत बड़ा है, ठीक है। वी हैव फ्रॉम 2000 और उससे भी पहले के बल्कि टिल 2019, ठीक है। आपको इसमें से सिलेक्टिव एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे। अब आप अगर इसमें सारे एमसीक्यूज करने बैठो तो 2 साल में 2 सेशन होते हैं, मई जून एंड अक्टूबर नवंबर, ठीक है। 2009 के बाद जो है वो 3 3 वेरिएंट्स आना शुरू हो गए थे। तो टोटल एमसीक्यू बैंक अगर आप निकालो तो टोटल एमसीक्यूज आपके पास अराउंड मोर देन 4000 बनते हैं। और वो 4000 एमसीक्यूज आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से बहुत ज्यादा रिपीटेड है। अगर एमसीक्यू रिपीट नहीं है तो उसका कॉन्सेप्ट जरूर रिपीटेड है, बस इसमें वैल्यूज चेंज की हुई हैं। तो आपको बीइंग अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो सिलेक्ट करके दूंगा एमसीक्यूज जो आप लोगों ने करने हैं। जो रिपीटेड है वो मैं नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो मैंने आपके टीचर ने आपको एमसीक्यूज दी हैं वो आपको हर हाल में सारे समझ के करने हैं। जब आप ये सारे एमसीक्यूज कर लेते हो तो 10 एमसीक्यूज तो एज इट इज आपके पास रिपीट हो जाएगा। जब आप अपने पेपर में बैठोगे तो 10 एमसीक्यूज आपके पास, जब आपने इतने सारा एमसीक्यू बैंक करा हुआ तो 10 एमसीक्यूज आपके पास एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। 10 एमसीक्यूज वो होंगे जिनके कॉन्सेप्ट रिपीटेड हो जाएंगे एज इट इज, ठीक है। बस वैल्यूज चेंज होंगी, डायग्राम चेंज होंगी, दैट्स इट, पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन वैसे होंगे जो इजी होंगे, जितना आपने पढ़ा है आप अपनी नॉलेज से इजी कर लोगे। तो 30 एमसीक्यूज तो आपके किसी भी सूरत में गलत होने ही नहीं चाहिए अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत करके पढ़ लिया है। रह गया 10 एमसीक्यूज, उसमें से भाई आपने पढ़ा है तो मे बी पॉसिबल आप उसमें से 4 या 5 एमसीक्यूज और सही कर लो, ठीक है। 34 से 35 एमसीक्यूज हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सही करके आओ, अगर आप हमारे दिए हुए एमसीक्यूज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके चले जाते हो। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आपने उनका आंसर नहीं याद करना है, आपने समझ लिया हुआ एमसीक्यू के इस एमसीक्यू का आंसर ये है और क्यों है। तो 40 में से अगर आप 34 35 करते हो तो इसका मतलब है पेपर 1 में तो गारंटीड आपका ए आ रहा है, क्योंकि पेपर 1 का जो ग्रेड थ्रेशोल्ड जा रहा होता है वो 31 32 एवरेज जनरली मैं बता रहा हूँ, उससे ऊपर जाता है तो ए ग्रेड बनता ही बनता है। अक्सर जो है वो 29 28 पे भी ए ग्रेड बना है, डिपेंड्स के उस वक्त का पेपर कैसा है और कैंडिडेट ने कैसा परफॉर्म किया है। बट अगेन अगर आप, तो जो मैं बात बता रहा हूँ, अगर आपने ये टीचर्स के दिए हुए एमसीक्यूज थॉरोली प्रैक्टिस किए हैं, समझा है उनको, समझ के प्रैक्टिस किए हैं, तो आपका पेपर 1 में तो ग्रेड ए ग्रेड सिक्योर हो गया, ठीक है, वो कहीं नहीं जाता। अच्छा जी, कोई एमसीक्यू ऐसा हो जो आपको समझ ना आ रहा हो एग्जाम में बैठते हुए, तो आप जब गैस करोगे तो यू विल मेक एन एजुकेटेड गैस। एजुकेटेड गैस क्या होता है वो हम लोग विद सेशन स्टडी करेंगे कि एजुकेटेड गैस कैसे लगाना है। ऐसे नहीं कि बस आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उसमें से आपने इस पे जो है वो फिंगर फेरी और जहाँ पे आपकी उंगली रुकी आपने जो है आंसर लगा दिया, नहीं, ठीक है। यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड एंड सम अदर मेथड्स उसके बाद, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, ये खैर हम आगे पढ़ेंगे, बट इसमें पॉइंट बीइंग कि आपने क्या चीज माइंड में रखनी है अभी फिलहाल, कि एमसीक्यूज जितने दिए जाएंगे, जितने भी दिए जाएंगे, आपने सारे, चाहे वो होमवर्क हो चाहे वो क्लास वर्क हो, आपने सारे प्रैक्टिस करने हैं। आपका कोई टेस्ट में एमसीक्यू आता है, असेसमेंट में आता है, आपने वो भी, उसमें से अगर कोई गलत होता है तो वो भी आपने क्लियर करना है टीचर के साथ कि ये कैसे होगा, इसका आंसर क्या होगा। जो होमवर्क में है, जो क्लास में हो रहे हैं एमसीक्यूज, वो सारे के सारे आपने एक एक एमसीक्यू को डिस्कस करना है जो आपको नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू पेपर 2। पेपर 2 जो है उसके लिए, अच्छा, जैसे इनिशियली बात हुई थी कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। मुश्किल भी है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इजी मार्क्स लूज भी कर रहे होते हो और अच्छी तरह मार्क्स गेन भी कर रहे होते हो अगर आपने सही से लिखा है। कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे मार्क्स यहाँ पे कहाँ लूज होते हैं और कहाँ पे हमें किस तरह से मार्क उठाना है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, थरोली पढ़ना। कीवर्ड जो है इसमें वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो कीवर्ड्स जैसे यहाँ पे सजेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक्सप्लेन लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं स्टेट होता है,
तो साइंस के जो कीवर्ड्स हैं वो हम लोग जैसे जैसे पास्ट पेपर्स करेंगे, क्योंकि अभी अगर आपको कीवर्ड्स में ग्लॉसरी दे दूं और बोलूं याद कर लो, वो याद करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होगे ना, जब खुद से यूज नहीं कर रहे होगे, तो क्वेश्चन आपके सामने नहीं आ रहा होगा, तब तक आपका इसका विजन क्लियर नहीं होगा। तो कीवर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम पास्ट पेपर्स करते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्लियर होता जाएगा कि कैसे यूज करना है। अच्छा, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के। मार्क्स हमें बताता है कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं, हमें कितने वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं। अब पॉइंट्स भी किस तरह से लिखने हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट टू पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इंक्रीज इन दी ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन 1 पढ़ रहा हूँ, सजेस्ट टू पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस इज एग्जाम, मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, the answer requires two effects of global warming. Example, polar ice melting. Global warming की वजह से polar ice melt हो सकती है. Sea level rising, but does not want an explanation of how or why global warming occurs. ठीक है, suggest two possible consequences लिखने थे ना आपने बस, तो आप उस डिटेल में नहीं जाओगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और पोलर आइस क्यों मेल्ट होगी ग्लोबल वार्मिंग से. यू आर नॉट सपोज टू राइट ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस सो पोलर आइस मेल्ट्स. ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ आपने दो कॉन्सिक्वेंस लिखने हैं. अगर आप वो सब लिखने बैठ जाते हो तो उससे आपका टाइम जाया होगा, और टाइम जाया होने का मतलब ये है कि बाद में आखिर में आपके क्वेश्चन छूटेंगे, आपके मार्क्स छूटेंगे. ठीक है, तो इस चीज की प्रैक्टिस करना जरूरी है कि आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या लिखना है. एक्स्ट्रा नहीं लिखना, एक्स्ट्रा लिखने का आपका कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम जाया बल्कि नुकसान हो रहा है उसका. ठीक है, अब जो चीज लिखनी है वो तो हर हाल में लिखनी है ना, कि आपने कुछ और ही लिख दिया, आपने ग्लोबल वार्मिंग एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, तो आप चाहे वो उसकी सारी की सारी लाइंस फिल आउट कर दो, आपको मार्क नहीं मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डू फर्टिलाइजर्स इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स. ठीक है, 1 मार्क का है. अच्छा, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में 2 मार्क्स का था ना, तो 2 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपकी बात समझ आ रही थी कि 1 मार्क फॉर ईच कॉन्सिक्वेंस. इस क्वेश्चन में हाउ डू फर्टिलाइजर इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड. क्रॉप यील्ड्स, अच्छा ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो आप लोग हमेशा से देखते आए हो अपने साइंसेस के सब्जेक्ट में. ठीक है, इसमें अभी आपके पास जो एडवांस नॉलेज है जो हमें इस कोर्स में आगे पढ़नी है उसकी देखने की हमें जरूरत नहीं है, या आपको सब समझ आ जाएगा अभी. हाउ डू फर्टिलाइजर इंक्रीजेस क्रॉप यील्ड. वेग आंसर सिंपली स्टेट दैट द फर्टिलाइजर कंटेन फूड फॉर प्लांट्स, or similar, whereas a specific answer would not that the fertilizer contain nitrogen and link this to protein and growth. अच्छा देखो, अब हाउ डू फर्टिलाइजर इंक्रीज क्रॉप यील्ड, अब आपने ये एक लेमन टर्म में नहीं लिखना है कि यार फर्टिलाइजर जो है वो क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है. ये नहीं लिख के आ जाना कि फर्टिलाइजर गुड फॉर क्रॉप यील्ड, द फूड फॉर द क्रॉप यील्ड. नहीं, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, साइंटिफिक रीजन देना है इसका, जो अभी हम पढ़ेंगे ऑफ कोर्स कि फर्टिलाइजर्स में जो होता है वो नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन इज यूजफुल टू मेक प्लांट प्रोटीन. ठीक है, तो आप ये वेग आंसर इसको क्यों कह रहे हैं. ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि आपने लेमन टर्म्स में नहीं बात करनी है. ठीक है, बच्चों को भी पता होता है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है आपने वो लिखना है, और ऑब्वियसली उसका रीजन पढ़ोगे. अच्छा, आगे आते हैं. एक्सप्लेन व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड मस्ट नॉट बी अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द फर्नेस. 1 मार्क. फर्नेस क्या होता है वो आगे हम देखेंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, इट इज अ पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस. ठीक है, तो सिंपल आपका आंसर क्या होना चाहिए, पॉइजनस और टॉक्सिक गैस. ये आगे बहुत ज्यादा पढ़ोगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये. ठीक है, अच्छा अगर आप ये लिख दो कि पॉइजनस और टॉक्सिक के बजाय आपने लिख दिया कि खतरनाक है, इट इज हार्मफुल और पोल्यूटेंट. ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, दिस इज कंसिडर्ड एज वेग. कि हार्मफुल तो है जब भी तो अलाउ नहीं हो रहा, लेकिन साइंटिफिकली क्या मसला है, इट इज पॉइजनस. ठीक है, टॉक्सिक है या पॉइजनस है, इंसान की जान ले लेती है. अब हार्मफुल जो है वो बहुत सारी सूरत में हो सकती है ना, कि इरिटेशन भी कर सकती है, कुछ और भी काम कर सकती है. ठीक है, सफोकेट भी कर सकती है, लेकिन आपने साइंटिफिक टर्म्स यूज करनी है, इट इज टॉक्सिक और पॉइजनस. अच्छा, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है 4 वाली. द नंबर ऑफ मार्क्स फॉर अ क्वेश्चन कैन गिव यू एन इंडिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट यू शुड मेक इन योर आंसर. जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि मार्क्स को देख के हमें आइडिया लगाना होता है अक्सर कि हमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं. कभी कभार ये होता है कि हम, हमारे पास पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन उसी आंसर को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी होती है. जैसे ये क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई जिंक क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन, नॉट व्हेन सॉलिड. ठीक है, 2 मार्क्स. अच्छा,
इसमें क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है तो उसमें आयंस होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होता है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड में भी आयंस होते हैं और लिक्विड में भी होता है। मोल्टेन इज द फॉर्म जब आप उसको मेल्ट कर दो, लिक्विड बना दो। अच्छा, तो इसका आंसर है इन मोल्टेन जिंक क्लोराइड द आयंस कैन मूव इज 1 पॉइंट एंड स्कोर 1 मार्क। ठीक है, आपने ये बात लिख दी। सॉलिड में जो है वो आयंस मूव नहीं हो सकते। देखो, इन मोल्टेन जिंक क्लोराइड आयंस कैन मूव। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ये नहीं अभी परेशान होना कि ये करना क्या है इसमें, पता कैसे चला कि इसमें आयन मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अब हम सब आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि हमारे पास आयंस अगर मूव हो सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर नहीं हो सकते, स्टेशनरी हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मूव किस में हो सकते हैं, मोल्टेन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में ना, एक्वा स्टेट में। और स्टेशनरी किस में होते हैं, वो सॉलिड्स में। अब ये 2 मार्क का है। अब वो यही पूछ रहा है कि जिंक क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन व्हेन नॉट इन सॉलिड। आपको पता है मोल्टेन में आपके पास फ्री आयंस होते हैं, मूव हो सकते हैं वो। सॉलिड में फ्री आयंस नहीं होते। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो, वो लिख देते हैं मोल्टेन जिंक क्लोराइड द आयंस कैन मूव, सो दैट्स व्हाई मोल्टेन जिंक क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज सॉलिड जिंक क्लोराइड डज नॉट। सही है, वो समझते हैं कि हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, उस पर 1 मार्क मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा होता है, देखो, स्टूडेंट ये कहते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपने ये लिखना है कि इन सॉलिड्स देयर आर नो फ्री आयंस, ठीक है, और द आयंस कैन नॉट मूव इन सॉलिड्स। वो ये बात नहीं लिखते हैं। वो बोलते हैं तो ऑब्वियस है ना, जब मोल्टेन में फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो सॉलिड में फ्री आयंस नहीं होते तो कंडक्ट नहीं होगी। तो आपने ये बात लिखनी है, बताना है सॉलिड में फ्री आयंस नहीं होते। अगर ये 1 मार्क का होता तो सही है, आप नहीं लिखते, लेकिन ये 2 मार्क का है। तो दूसरा पॉइंट आपने इसमें से दूसरा मार्क किस तरह से निकालना है, आपने इसको भी बताना है और इसको भी बताना है कि इसमें कंडक्ट हो रही है तो क्यों हो रही है, और इसमें कंडक्ट नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें यस और नो दोनों आपने आंसर्स को एंटरटेन करना है, केटर करना है। सही है, तो ये भी आगे देखोगे, बट अगेन आपने इसमें से जो चीज ग्रास्प करनी है अभी, कि अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपने, आपको लगता है आपने 1 मार्क वैलिड लिखा है, तो दूसरा मार्क आपको कहाँ से मिल रहा होगा। आपने इस तरह से क्वेश्चंस को आप सोचना है, समझना है, जब हम पास पेपर्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंसेस में पढ़ा है हमने बचपन से। एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हेल्प रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। 3 मार्क का है। कहाँ कहाँ इसमें मार्क्स लूज होते हैं, देखो, सब ये लिख देते हैं कि सबको पता है। ठीक है, ग्रेड 5 से पढ़ते आ रहे हो कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स उल्टा कर रहे होते हैं, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। ठीक है, explain how the process of photosynthesis and respiration help regulate the amount of carbon dioxide। तो आपने एक पॉइंट क्या लिखना है इसमें कि प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज ह्यूमन बीइंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए, 2 मार्क हो गए। अब आपने तीसरी बात इसमें ये लिखनी थी कि इस वजह से बैलेंस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में। तीसरा पॉइंट जो है वो सब मिस आउट कर देते हैं। ठीक है, वन अबाउट फोटोसिंथेसिस एक लिखा आपने, 1 मार्क मिला, एंड अनदर अबाउट रेस्पिरेशन, ना फाइनल वन अबाउट रेगुलेट, दैट इज इट मेंटेन द बैलेंस। मतलब आपने जब ये लिख दिया कि ह्यूमन बीइंग रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज कर रहे होते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस रहती है। तो 1 मार्क आपको यहाँ मिलना है, 1 मार्क आपको यहाँ मिलना है और 1 मार्क आपको यहाँ मिलना है। तो जो बैलेंस वाला पॉइंट है ना, वो अक्सर मिस कर देते हैं। बोलते हैं ऑब्वियस है ना कि जब ह्यूमन ने रिलीज किया, प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी तीसरी चीज तो ऑब्वियस है कि इस वजह से बैलेंस है। तो यू हैव टू एक्चुअली राइट द ऑब्वियस। ठीक है, ये बात आपने लिखनी है। पता कैसे चलेगी, मार्क्स देख के। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस होगी कि क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने से पहले उसके मार्क देखो, मार्क देखने के बाद अपना आंसर ड्राइव करो। अगेन ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसमें वो स्टेट 2 डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल पोटेशियम एंड आयरन, 2 मार्क्स।
स्टेट वन डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पोटेशियम एंड आयरन। अच्छा, अब यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, तो आपको यहाँ से बात समझ आ गई कि हमें 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज देनी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पोटेशियम की दे दी और आपने फॉर एग्जांपल कह दिया कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी हार्डनेस के बारे में, पोटेशियम एज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड आयरन एज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपको इसका 1 मार्क मिल गया और इसका 1 मार्क मिल गया, नहीं। जब पोटेशियम का लो मेल्टिंग पॉइंट है तो ऑब्वियसली आयरन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। आपने 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना है, मतलब आपने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लिख दिया तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी के बारे में लिख दो, पोटेशियम इज लेस डेंस, आयरन इज मोर डेंस। सही है, तो उस पर आपको 2 मार्क मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है स्टेट वन डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पोटेशियम एंड आयरन। वन डिफरेंस यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे आपने एक चीज लिखनी है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम आयरन के, पोटेशियम जो है आपका रिएक्टिव, अच्छा, पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव एंड आयरन इज नॉट वेरी रिएक्टिव, ठीक है। और पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, आयरन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। ये 1 मार्क का है। इन केस अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क का कर दिया जाता, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है, तो फिर आपने ना 2 प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना होगा। वन डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, तो आपने 2 केमिकल प्रॉपर्टीज उठा के आपने उसको फिर रिलेट करना होगा। वैसे अगर ये आएगा तो टू डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज वो आपसे पूछ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा एक जनरल आइडिया है कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी जब एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है तो किन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम बार बार रिपीट होती रहेगी, तो गिव यू जस्ट अ जनरल आइडिया कि आप लोग एक्चुअली जब केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो कुछ चीजें, ये चीज जो है आज के बाद शायद मैं कभी डिस्कस ना कर रहा हूँ, मतलब इतनी डिटेल में, लेकिन साथ साथ क्वेश्चंस में जरूर डिस्कस हो रही होंगी। तो जब एट द एंड ऑफ अ कोर्स जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे इस लर्नर गाइड को, तो आपको रियलाइज होगा कि ये चीजें थी जो हम लोग बार बार देखते थे। तो ये एक समरी है जो कि जिस तरह से आप अपना पेपर जो है उसको अटेम्प्ट कर रहे होगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फिर पेपर 4। पेपर 4 के लिए कोई सच एडवाइस नहीं है। पेपर 4 में हमारे पास जो 60 मार्क्स का हमारे पास ये पेपर है, और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिवली सिंपलर होते हैं, इजियर होते हैं, कैलकुलेशंस वाले भी होते हैं। कुछ आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे, कुछ क्रैम करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो ये पेपर रिलेटिवली इजी है, इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। सॉल्ट्स एंड एनालिसिस, मोल्स और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, ये 3 टॉपिक हैं जिससे ये जनरली पेपर बन रहा होता है, ठीक है। एक एनर्जेटिक्स भी है, तो इतनी इसकी टेंशन नहीं है, ये जो है वो इजली हो जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी इसकी। पेपर 2 जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर 1 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर 4 इम्पोर्टेंस एज इन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ पढ़ना है नहीं पढ़ना, पेपर 2 पे मतलब हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा क्योंकि वो मुश्किल है हमारे लिए। और पेपर 1 की तैयारी भी साथ साथ हो जाती है। जब हम पेपर 1 पेपर 2, जब पेपर हम 1 करते हैं तो पेपर 2 की भी तैयारी होती है, पेपर 2 करते हैं पेपर 1 भी हो रहा होता है। जब ये दोनों कर लेते हो तो पेपर 4 भी हमारे पास ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन पेपर 4 के फिर भी हमें जो अच्छे खासे पास पेपर्स करने हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास यूजुअली टाइमिंग का इशू हो रहा होता है, टाइम शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक है। ग्लॉसरी ऑफ टर्म यूज्ड इन द पेपर, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो ग्लॉसरी होगी वो अभी से रट्टा लगाने की या याद करने की जरूरत नहीं है, वो जब हम पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो थ्रू आउट दिस सेशन आपकी उस पर कमांड खुद ही बन जाएगी, ठीक है। पढ़ते वक्त नोट्स कैसे बनाने हैं, पास पेपर प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, चीज़ें क्या करनी है, टाइम टू टाइम ये डिस्कस हो रहा होगा, क्लास में भी बताया जा रहा होगा। बट अगेन एक छोटा सा गाइड है, इस पर मेरी वीडियो है, ये वीडियो देख लेना। ये सिर्फ फ्रेश होने के लिए, फैशन अप होने के लिए चीज़ें, एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं, जैसे लर्नर गाइड के पढ़ना किस तरह से चाहिए, चीज़ें क्या क्या हमारे पास माइंड में होनी चाहिए पढ़ते वक्त, किस तरह से हमें अपने नोट्स लिखने हैं, क्लास में हमें किस तरह से सुनना है, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, कितना पढ़ना है, एक सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना है, ये सारे वो वाले आइडियाज़ हैं।
ठीक है। जब क्लास होगी, क्लास में फिर हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये जो है ये आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर पहले से होगा, ताकि इस चीज़ों पे हमारे पास टाइम ज़ाया ना हो रहा, और बिटवीन क्वेश्चंस हमारे पास इन चीज़ों की कोई ना कोई बात हमेशा हो रही होगी। ओके गाइस, दैट्स ऑल।